नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी को सब मंगल होंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आपको महासमुंद जिले से परिचित कराया था और महासमुंद जिले से संबंधित मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी दिया और मैंने कल आपको यह भी बोला था कि मेरा अगला जो जितना भी जो वीडियो होगा वो 6 जुलाई 1998 को स्थापित जिलों से होगा। और मैंने आपको बताया था कि 6 जुलाई 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का सृजन हुआ था, जिसमें पहला था महासमुंद, उसके बाद था धमतरी और उसके बाद था कवर्धा। लेकिन मैंने कल ये भी देखा कि महासमुंद जिला में मैंने 1-2 जगह आपको नहीं बताया है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि जो 1-2 जगह जो छूटा था वो मैं आपको यहां कंप्लीट करा दूं और उसके बाद में एक नया जिला को यहां पर क्या करूं तो स्थापित करूं। तो एक बार फिर से मैं यहां पर एक मैप बनाने की कोशिश करता हूं, किसका? महासमुंद का। तो मान लीजिए ये हमारा महासमुंद जिला है और ये आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो जिला है ये हमारे छत्तीसगढ़ का वो जिला है जो कि रायपुर जिला से क्या हुआ था तो अलग हुआ था। तो अगर ये हमारा महासमुंद जिला है तो हमको मालूम है कि महासमुंद जिला अपने पश्चिम में एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है? रायपुर। वही अपने उत्तर में एक जिले को स्पर्श करेगा, इसका नाम क्या है? बलौदाबाजार। और हमने ये भी देखा कि जो हमारा महासमुंद जिला है ये अपने उत्तर पूर्व में एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है तो रायगढ़ है। और ये अपने पूरे पूर्व में और दक्षिण पूर्व में एक राज्य को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या था तो उड़ीसा था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो महासमुंद जिला है ये अपने दक्षिण पश्चिम में भी एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है तो गरियाबंद है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा महासमुंद जिला है इसमें जो कल मैंने जो छोड़ा था, जो मुझसे छूट गया है, वो एक जगह है जिसका नाम है पिथौरा। मैंने आपको बताया था कि महासमुंद जिला में एंटर करने के लिए हमको एक नेशनल हाईवे पकड़ना पड़ता है जिसका नाम क्या है NH53, जिसका एक और नाम है एशियन हाईवे क्रमांक 46 और ये NH6 का रोड कॉरिडोर में के अंतर्गत आता है और इसका एक और नाम क्या है तो GE रोड भी है। और मैंने आपको बताया था जब ये आप एंटर करोगे इस जिला में तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा तो घोड़ारी, और घोड़ारी के आगे आपको क्या मिल रहा था तो तुमगांव, और तुमगांव के बाद आपको क्या मिला पिथौरा, पिथौरा के आगे क्या मिला बसना, और बसना के आगे हमने देखा क्या सरायपाली, और सरायपाली के आगे हमने क्या देखा था तो सिंघौरा देखा था। तो ये हमारा क्या हो गया सिंघौरा हुआ। अब ये ध्यान दीजिएगा यहां जो पिथौरा है मैंने बताया कि पिथौरा में एक मंदिर इसका नाम क्या है कामाख्या देवी का मंदिर, और यही जो बसना है इसी बसना पिथौरा के पास आप ये देखोगे कि यहां पर एक पहाड़ हमको मिलता है, एक पहाड़ी रेंज हमको मिलता है जिसको हम बोलते हैं शिशुपाल पर्वत। और इसी शिशुपाल पर्वत में जो शिशुपाल पर्वत का जो एक चोटी है जिसका नाम है धारी डोंगरी, ध्यान दीजिएगा ये धारी डोंगरी जो है ये महासमुंद जिले का सबसे ऊंचा चोटी है जिसकी हाइट 899 मीटर है। मतलब कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि महासमुंद जिले का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है तो महासमुंद जिले का सबसे ऊंचा चोटी क्या है तो धारी डोंगरी। और धारी डोंगरी किस श्रृंखला से में आता है तो शिशुपाल पर्वत के अंतर्गत ये आता है। कौन सा? तो धारी डोंगरी पहाड़ी। आपको कल मैंने ये भी बताया था कि इसी महासमुंद जिले से जो ये सीमा बना रहा है किससे? उड़ीसा से। उड़ीसा में हमने एक डैम देखा जिसका नाम क्या है पटोरा डैम। तो ध्यान दिए पटोरा डैम में मैंने आपको बताया था कि एक मंदिर भी इसका नाम है जोगेश्वर महादेव मंदिर, और यहीं से एक धारा निकल जाता है जो कि एक नदी बन जाता है, इसका नाम क्या है जोंक नदी। तो आपको यहां पर एक चीज और ऐड करना होगा कि इसी पटोरा डैम के पास एक्चुअल में एक पहाड़ है और इस पहाड़ को हम बोलते हैं गौरागढ़ की पहाड़ी। तो अगर मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ये पूछता है कि भाई जो आपका जोग नदी है उस जोग नदी का उद्गम क्या है, अगर पटोरा डैम ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर क्या लेना है गौरागढ़ की पहाड़ी, जिसको हम गारा गौरी पहाड़ी भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये पूरे पठार को हम क्या बोलते हैं सूनाबेड़ा का पठार, और यहां जगह क्या है नुआपाड़ा। तो ध्यान दीजिएगा गौरागढ़ आपको वहां ऐड करना है। गौरागढ़ से ही एक नदी का उद्गम है जिसका नाम क्या है जोग नदी, और यही जोग नदी शिवरी नारायण में जाकर महानदी से मिल जाता है। तो ये जो चीज है ये मुझसे छूटा हुआ था। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यही नदी जब रास्ते में यहां पर एक डैम का भी निर्माण करता है, इसका जो बैक वाटर है यहां पर एक डैम का निर्माण करता है और इस डैम को हम बोलते हैं कली दरहा। तो कली दरहा आपको एक यहां क्या मिलेगा डैम मिलेगा। यहां खुर्सी पहाड़ भी है और ये जो खुर्सी पहाड़ में आपको गैलेना मिलेगा। मैंने गैलेना आपको पढ़ाया है। तो ये खुर्सी पहाड़ में क्या मिलेगा गैलेना, और यहां जो कल्ली दरहा है ये कल्ली दरहा एक डैम है, और ये डैम कहां पर है तो पिथौरा के पास है। हालांकि यही पहाड़ के बीच में जब ये नदी पहाड़ को क्रॉस करती है तो जब कभी कभी कोई भी नदी जब पहाड़ों के चट्टान से गिरती है तो एक जलप्रपात भी बना देती है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमको एक पहाड़ में एक जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है
घोड़ा धारा वाटरफॉल। तो महासमुंद जिले में आपको एक वाटरफॉल भी मिलने वाला है, इसका नाम क्या है? घोड़ा धारा वाटरफॉल। तो ये सब कुछ चीज था जो मुझसे छूटा हुआ था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगभग महासमुंद जिले को आपका क्या किया, तो कंप्लीट कर दिया। हालांकि कल मेरे से गलती से एक चीज और निकल गया कि मैंने महासमुंद जिले में सिंघोरा को शायद तहसील बता दिया था, तो वो गलत है, ध्यान दीजिएगा। महासमुंद जिला में कुल मिलाकर 5 तहसील है और 5 विकासखंड है, और जो 5 तहसील क्या क्या है? महासमुंद, दूसरा बागबहरा, तीसरा पिथौरा, उसके बाद बसना और उसके बाद सरायपाली। तो यही 5 तहसील और ये 5 विकासखंड है। इसके अलावा मैंने आपको कल ये भी बताया था कि महासमुंद और गरियाबंद के बॉर्डर में एक जगह मिलता है जिसका नाम क्या है? हथखोज। और हथखोज को लेकर एक हमेशा एक विवाद मैंने देखा है कि कई लोग हथखोज को गरियाबंद में मानते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जो हथखोज है वो एक्चुअल में कहां आता है? महासमुंद में। और मैंने आपको हथखोज के बारे में बताया था कि हथखोज वो जगह है जहां पर 7 धाराओं का संगम है। और ये 7 धारा क्या क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि यहां से एक नदी बह रही है, इसका नाम क्या है? महानदी। महानदी से मिलने वाली एक नदी यहां से क्या है? तो सूखा नाला या सूखा नदी। इसके अलावा एक और नदी क्या मिल रही है यहां पर? तो सरगी नाला। तो ये सरगी नाला है, ये सूखा नदी है। और इसके अलावा केशवा नाला, और इसके अलावा बघनई नाला, बघनई नाला। बघनई नाला का उद्गम अब यहां से लोग, जो श्वेत गंगा मैंने आपको बताया था वो एक्चुअल में क्या है? तो बघनई नाला। ठीक है, तो बघनई नाला, केशवा नाला, सरगी नाला, उसके अलावा सूखा नदी। और सूखा नदी के अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पैरी और सोंधुर का जो संगम होता है राजिम में, तो इसका एक धारा निकल जाता है, और यही पैरी सोंधुर का जो धारा ये भी जाकर हथखोज में जाके मिल जाता है, किससे? महानदी से। तो इस प्रकार से यहां 7 धाराओं का ये क्या है? संगम है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आप ये देखोगे कि हथखोज को कई लोग क्या बोलते हैं कि गरियाबंद में बोल देते हैं। तो यहां से आपका कंफ्यूज दूर कर लो, हथखोज जो है वो एक्चुअल में कहां आता है? महासमुंद जिले में आता है। तो इसी कारण से मैं ये सोच रहा हूं कि चूंकि मैंने यहां हथखोज बोला है और यहां पर मैंने एक विवाद के रूप में क्या बोला कि गरियाबंद में भी आ सकता है, लोग क्या बोलते हैं गरियाबंद में आता है, लेकिन मैंने क्या बोला? महासमुंद में आता है। तो क्यों ना आज हम धमतरी या कवर्धा को पढ़ने से बदले हम क्या पढ़े? तो गरियाबंद जिला पढ़ लेते हैं। तो गरियाबंद जिला पढ़ने के बाद ये चीज आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा जिला दर्शन रहेगा वो क्या रहेगा? तो गरियाबंद जिला रहेगा। तो आप सभी अपना अपना कॉपी पेन निकालिए, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप यहां से जितना भी जब मैं जिला दर्शन बनाऊंगा, जो मैपिंग करूंगा, उस मैपिंग को आप अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे और उसके बाद हर एक जगह को वहां पर आप पुट करोगे। ठीक है, बिना कॉपी पेन की पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी अपने कॉपी पेन निकालिए और यहां एक मैप बनाइए, किसका? गरियाबंद का। चलिए मैं बात कर रहा हूं किसकी? गरियाबंद की। तो गरियाबंद ही हमारा आज का मुख्य क्या है? तो टॉपिक है। अगर मैं बात करूं किसका? गरियाबंद का। तो ध्यान दीजिए, गरियाबंद जिला हमारे छत्तीसगढ़ का वो जिला है जिसका निर्माण 2012 को हुआ। आपको ध्यान देना होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में 2012 में 9 नए जिलों का निर्माण हुआ था, और ये जो 9 नए जिले हैं, इन सभी 9 नए जिलों का लोकार्पण हमने देखा कि पहला 10 जनवरी 2012 को हुआ, जिसका नाम क्या था? बालोद था। बालोद के बाद 11 जनवरी 2012 को एक जिला अस्तित्व में आया जिसका नाम क्या था? तो मुंगेली था, सॉरी गरियाबंद था। और गरियाबंद के बाद हम देखते हैं कि 12 जनवरी 2012 को मुंगेली जिले का स्थापना हुआ। उसके बाद 13 जनवरी 2012 को बेमेतरा जिले का स्थापना हुआ। उसके बाद 16 जनवरी 2012 को सुकमा जिले का स्थापना हुआ। उसके बाद 17 जनवरी 2012 को बलरामपुर रामानुजगंज जिले का क्या हुआ? तो स्थापना हुआ। उसके बाद 18 जनवरी 2012 को बलौदा बाजार जिले का क्या हुआ? तो स्थापना हुआ। और उसके बाद 19 जनवरी 2012 को सूरजपुर जिले का सृजन हुआ। और उसके बाद 24 जनवरी 2012 को कोंडागांव आपके छत्तीसगढ़ का एक नया क्या बना? जिला बना। तो इस प्रकार से ये वो दिनांक है जिस दिनांक में 2012 में हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों का क्या हुआ? सृजन हुआ। और आपको ये ध्यान देना होगा कि 2012 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। अगर 18 जिला था तो पक्की बात है जो आपका बालोद होगा वो आपका छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का जिला होगा? तो 19वें नंबर का जिला होगा।
और वही जो आपका गरियाबंद है वो आपके छत्तीसगढ़ का 20वें नंबर का जिला होगा, मुंगेली 21वें नंबर का, बेमेतरा 22वें नंबर का, सुकमा 23वें नंबर का, बलरामपुर 24वें नंबर का, बलौदाबाजार 25वें नंबर का, सूरजपुर 26वें नंबर का और कोंडागांव 27वें नंबर का। और आपके भली भांति मालूम है कि हमारा 28वें नंबर का जिला कौन सा है, तो पेंड्रा, गोरेला, मरवाही। तो मतलब 2019 से पहले अगर आप बात करो या 2018-12 की अगर आप बात करो, 2012 में नवीनतम जिला क्या था, कोंडागांव था। और वहीं मैं अगर बात करूं सूरजपुर की, तो सूरजपुर भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे हमारे देश का जो 26वें नंबर का राज्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ है, तो उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 26वें नंबर का जिला कौन सा है, तो सूरजपुर है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, गरियाबंद। तो गरियाबंद हमारे छत्तीसगढ़ का 20वें नंबर का क्या है, जिला है। और इस जिले का जो स्थापना है वो कब हुआ है, तो 11 जनवरी 2012। अब क्योंकि मैंने स्टार्ट किया क्या, गरियाबंद, तो ये ध्यान दीजिएगा गरियाबंद जो है वो दो शब्द से मिलकर बन रहा है, एक गरिया और दूसरा क्या, बंद। अगर हम बात करूं गरिया की, तो गरिया मतलब क्या है, गरिया मतलब होता है गिरी, नॉट टू बी कंफ्यूज विद गरियाना। यहां पर क्या है, गरिया से तात्पर्य क्या किससे है, तो गिरी से है। मतलब ऐसा जिला जो गिरी से बंद है, गिरी मतलब क्या, पहाड़, तो ऐसा जिला जो पहाड़ों से बंद है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी जिले को हम क्या बोलते हैं, तो गरियाबंद जिला बोलते हैं। मतलब यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम एक ऐसा जिला पढ़ने वाले हैं जो जिसके चारों तरफ हमें क्या मिलने वाला है, पहाड़ मिलने वाला है। और आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं बात किया क्या पहाड़ की, तो पहाड़ों में क्या रहता है, चट्टान। और अगर मैं चट्टान की बात कर रहा हूं तो चट्टान किससे बने होते हैं, तो खनिज से, बिकॉज रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल। मतलब अगर कहीं पहाड़ होगा तो वहां चट्टान होगा, अगर कहीं चट्टान है तो वहां पर क्या है, खनिज है। मतलब हमारे गरियाबंद में अगर पहाड़ है तो उन पहाड़ों में क्या है, चट्टान है, और उन चट्टानों में क्या होगा, खनिज होगा। तो हमारे गरियाबंद में हमें बहुत सारे क्या मिलने वाले हैं, खनिज मिलने वाले हैं। तो उन खनिजों को भी हम देखेंगे। और आपको यह भी ध्यान देना होगा, जो पहाड़ है, अधिकांश पहाड़ों में जो पाए जाने वाला जो चट्टान है वो क्या चट्टान है, तो किम्बरलाइट चट्टान है। गरियाबंद में आपको किम्बरलाइट चट्टान बहुत मिलते हैं। और ध्यान दीजिए, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा किम्बरलाइट चट्टान होता क्या है। बस अभी ये ध्यान ले लो कि किम्बरलाइट में, अगर मैंने बोला तो किम्बरलाइट चट्टान वो चट्टान होता है जिसके पास प्रीशियस स्टोन होते हैं। मतलब अगर गरियाबंद में किम्बरलाइट चट्टान हमको मिल रहा है, मतलब उन चट्टानों में हमें क्या मिलेगा, प्रीशियस स्टोन मिलेगा। और आपके मालूम है कि प्रीशियस स्टोन क्या होता है, तो डायमंड होता है। डायमंड के अलावा हम देख सकते हैं कि क्या होगा, तो क्राइसोबेरिल, और क्राइसोबेरिल के अलावा हम देख सकते हैं कि और हमें क्या मिलेगा, तो गार्नेट। तो ये गार्नेट, क्राइसोबेरिल, डायमंड, ये सब प्रीशियस स्टोन आपको मिलने वाले हैं कहां पर, तो गरियाबंद में। मैंने क्राइसोबेरिल बोला है तो ध्यान दीजिए, क्राइसोबेरिल को हम अलेक्जेंड्राइट भी बोलते हैं। मतलब कभी अगर आपको अलेक्जेंड्राइट लिखा हुआ नहीं मिला है आपको पेपर में, और अलेक्जेंड्राइट के बदले क्या लिखा है, क्राइसोबेरिल, तो आपको ध्यान देना होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्राइसोबेरिल और अलेक्जेंड्राइट एक ही चीज है। एक्चुअल में नाम क्राइसोबेरिल है, लेकिन इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्राइट बोलते हैं। और ये एक बहुत ही रेयर क्या है, तो स्टोन है। और ये प्रीशियस स्टोन हमें कहां मिलेगा, ऐसे चट्टानों मिलेगा जिन चट्टान को हम क्या बोलेंगे, किम्बरलाइट। और ऐसे किम्बरलाइट चट्टान आपको कहां मिलने वाले हैं, तो गरियाबंद में मिलने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन प्रीशियस स्टोन का हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था महासमुंद में, महासमुंद का जो सरायपाली था, उस सरायपाली में टर्कोइस मिलता है। टर्कोइस मतलब क्या है, फिरोजा। और फिरोजा भी एक क्या है, प्रीशियस स्टोन है। तो टर्कोइस मिलने के कारण महासमुंद के घोड़ारी में स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स था। तो उसी प्रकार से आपके गरियाबंद में भी डायमंड, क्राइसोबेरिल और गार्नेट है। तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। और यहां पर जो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स कहां पर होगा, तो गरियाबंद के बासिन में। तो गरियाबंद में एक जगह है जिसका नाम क्या है, बासिन, वहां हमें क्या मिलने वाला है, तो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके छत्तीसगढ़ में दो ऐसी जगह है जहां पर स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है। एक क्या, तो गरियाबंद का बासिन, और दूसरा महासमुंद का घोड़ारी। तो महासमुंद का घोड़ारी और बासिन में क्या है, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये एक बेसिक रूपरेखा हुआ किसका, गरियाबंद का। अब हम एक काम करेंगे कि यहां से एक मैप बनाएंगे और मैप से इसको पढ़ने की क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे। अब ये मैं मैप बनाऊंगा, ये एक प्राकृतिक मैप बनाऊंगा मैं किसका, गरियाबंद का। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने ये बोला है कि गरियाबंद में हमको क्या मिलने वाला है, पहाड़ मिलने वाला है, तो क्यों ना सबसे पहले हम गरियाबंद के पहाड़ों को एक बार देख लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने अपना कॉपी पेन रखा होगा अपने पास, और ये एक मैप बना रहे होंगे आप, जिसका क्या है, तो गरियाबंद नाम है।
तो लगभग आपका जो गरियाबंद जिले का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अगर ये मेरा गरियाबंद जिला है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि गरियाबंद जिला अपने उत्तर में एक जिले को टच करेगा जिसका नाम क्या है, तो रायपुर है। और ये रायपुर से ही अलग होने वाला ये क्या था, जिला था। रायपुर से ही ये कार्व्ड आउट हुआ है क्या, तो गरियाबंद। तो अपने उत्तर में एक जिले को स्पर्श कर रहा है क्या, रायपुर, और वही अपने ये पूरे पश्चिम में एक जिले को स्पर्श करता हुआ नजर आएगा जिसका नाम क्या है, धमतरी है। और वही अगर मैं बात करूं गरियाबंद की, तो गरियाबंद अपने उत्तर पूर्व में एक जिले को स्पर्श करेगा जिसका नाम क्या है, तो महासमुंद है। और उसके बाद अपने ये पूरे पूर्व में और दक्षिण में एक राज्य को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है, तो उड़ीसा राज्य है। तो इस प्रकार से ये 3 जिलावर सीमा बनाएगा और एक राज्यवर सीमा बनाएगा कौन, तो गरियाबंद जिला। क्योंकि मैंने बोला कि गरियाबंद जिला पहाड़ों से बंद जिला है, मतलब इस जिले में बहुत सारे क्या होंगे, पहाड़ होंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां पर मुझे एक पहाड़ मिलेगा और इस पहाड़ को हम बोलेंगे बम्हनी डोंगरी। बम्हनी एक जगह है महासमुंद में जहां ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर है। उसी ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर में श्वेत गंगा है। उस श्वेत गंगा के पानी को हम कहां ले जाते थे, तो सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर में। और उसी ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर के श्वेत गंगा का जो धारा है उसको हम बोलते हैं बम्हनई नाला। क्या बोलते हैं, तो बघनई नाला या बघनई नदी। तो बघनई नदी का भी उद्गम यहीं से, कहां से, तो बमनी डोंगरी से। तो पहला पहाड़ क्या हुआ, बमनी डोंगरी। बमनी डोंगरी के अलावा आप ये देखोगे कि ये जो आपका गरियाबंद है, इस गरियाबंद में यहां पर आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मलेवा डोंगरी। तो आपको एक और क्या पहाड़ मिलता है, मलेवा डोंगरी। अगर ये हमारा क्या है, गरियाबंद है, तो ध्यान दीजिएगा ठीक यहां पर आपको एक और पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो चांदली डोंगरी। और अगर ये हमारा क्या है, गरियाबंद जिला है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि यहां पर भी हमको एक और पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो भाटीगढ़ी की पहाड़ी या भातरगढ़ पहाड़ी। इसके अलावा नीचे में धावलपुर श्रेणी, धावलपुर श्रेणी के अलावा नीचे में आप आओगे तो आपको एक और पहाड़ी श्रेणी मिलेगा और जिसका नाम क्या है, तो भैंसामुड़ा। भैंसामुड़ा के अलावा आपको फिर से यहां पर एक पहाड़ी श्रेणी मिलेगा जिसका नाम है उरतुली डोंगरी। उरतुली डोंगरी के अलावा जो आप देखोगे तो आपको यहां पर इसी यहां पर आपको एक और पहाड़ मिलेगा जिसका नाम है बारूका। इसको हम फुलझार भी बोलते हैं, बारूका बोलो या फुलझार। इसके अलावा ठीक नीचे में आपको देवभोग के पास एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो कांदा डोंगर। और यहीं पर क्या है, तो चौकसिल। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि इतने सारे हमको पहाड़ मिलने वाले हैं कहां पर, तो गरियाबंद जिले में। आपको ध्यान देना होगा कि ये जो पहाड़ी श्रेणी है एक्चुअली उड़ीसा का मलयगिरी श्रेणी में आता है। क्या श्रेणी है, मलयगिरी। उड़ीसा की अगर आप जाओगे तो उड़ीसा में आपको क्या मिलेगा, मलयगिरी श्रेणी मिलेगा। तो इस प्रकार से इतने सारे आपको पहाड़ मिल रहे हैं और इसी पहाड़ों से घिरने के कारण ये जो गरियाबंद जिला है इसका नाम क्या है, तो गरियाबंद है। अब मैं पहाड़ बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिए यहां पर कुछ पार्ट भी है। जैसे कि आप ये देखोगे कि इस गरियाबंद जिला में आपको ये बीचों बीच में ये जो पूरा श्रेणी है, मैंने बताया था ये एक पूरा पठार है। इस पठार को हम बोलते हैं सूना बेड़ा का पठार। इसके अलावा यहीं पर मिलेगा गौरागढ़ की श्रेणी, गौरागढ़ का पहाड़ पठार। अब यहीं पर गरियाबंद में प्रॉपरली आप देखोगे तो आपको यहां एक पठार मिलेगा जिसका नाम है रमई पाट। रमई पाट के अलावा आपको एक और पठार मिलेगा जिसका नाम है क्या, सोहली पाट। तो रमई पाट हो गया और क्या हो गया, सोहली पाट हो गया। कहां पर, गरियाबंद में। तो हमको बहुत सारे पठार भी मिल रहे हैं और बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, पहाड़ भी मिल रहे हैं। कहां पर, हमारे गरियाबंद जिला में। तो इस प्रकार से इसी कारण से इतने सारे पहाड़ों के होने के कारण से इस जिले का नाम क्या है, तो गरियाबंद जिला है। तो गरियाबंद जिला में कौन कौन सा पहाड़ है, तो एक बमनी डोंगरी, एक मलेवा डोंगरी और एक चांदली डोंगरी, बारूका पहाड़ी, भाटीगढ़ी पहाड़ी, धावलपुर श्रेणी, भैंसामुड़ा पहाड़ी, उरतुली डोंगरी और कांदा डोंगर। चलिए, तो ये तो मैं बात की क्या, पहाड़ों की। अब पहाड़ों के बाद हम क्यों ना हम जिले का क्या कर लें, तो भ्रमण कर लें। तो जिले के भ्रमण के लिए एक काम करते हैं, मैं बाजू में एक और मैप बनाता हूं, किसका, गरियाबंद का। और उस मैप से हम इस जिले का भ्रमण करेंगे।
तो मान लीजिए हमारा ये जिला क्या है, गरियाबंद। तो आपको मालूम है कि भाई गरियाबंद जिला अपने उत्तर में एक जिले को टच कर रहा है, इसका नाम क्या है, रायपुर। उसके बाद महासमुंद, ये पूरा क्या है, उड़ीसा। इधर में क्या है तो धमतरी। अगर आपको गरियाबंद जिला आना है तो ध्यान दीजिए, गरियाबंद जिला आने के लिए मैं एक नेशनल हाईवे पकड़ सकता हूं, कहां से, अभनपुर से। और अभनपुर से जो नेशनल हाईवे मुझे मिलेगा उसका नाम है NH 130C। इस NH 130C से आप प्रवेश कर सकते हो कहां पर, तो गरियाबंद जिला। अगर आप कहां से आ रहे हो, अगर आप अभनपुर से आ रहे हो, कोई मान लो अगर आप महासमुंद से आ रहे हो तो महासमुंद के पिथौरा से एक स्टेट हाईवे आता है, और ये जो स्टेट हाईवे है इसका नाम है SH 19। ध्यान दीजिएगा, पिथौरा से 2 स्टेट हाईवे निकलता है। पिथौरा से एक स्टेट हाईवे जाता है SH 14 जो कसडोल जाएगा, और एक SH 19 है जो गरियाबंद के छूरा जाएगा। और ये दोनों कहां से निकल रहा है, तो पिथौरा से निकल रहा है। तो 2 स्टेट हाईवे आपको मिलेगा महासमुंद की पिथौरा में। एक आपको कहां ले जाने वाला है, तो कसडोल, और एक आपको कहां ले जाने वाला है, तो छूरा ले जाने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, जो SH 14 है ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है। छत्तीसगढ़ से सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH 5 है, और SH 14 सबसे क्या है, तो छोटा स्टेट हाईवे। तो वो आपका कसडोल से, वो आपका पिथौरा से कहां जा रहा है, बड़ौदा बाजार के कसडोल। लेकिन अगर हमको पिथौरा से गरियाबंद आना है तो हम कौन सा स्टेट हाईवे पकड़ेंगे, SH 19 पकड़ेंगे। तो एक SH 19 हो गया, और एक क्या हो गया, NH 130C। इन रोड के माध्यम से आप पहुंच सकते हो कहां पर, गरियाबंद में। हालांकि मुझे एक और रोड मिलता है, और इस रोड का नाम है SH 20। अगर मैं बात करूं SH 20 का, तो ध्यान दीजिए SH 20 सिमगा से निकलता है। सिमगा से ये तिल्दा जाएगा, तिल्दा से आप खरौरा जाओगे, खरौरा से आप आरंग जाओगे, और आरंग से आप सीधा आप कहां आओगे, चंपारण होते हुए आप पहुंच जाओगे कहां, राजिम। तो और ये जो स्टेट हाईवे का नाम क्या है, तो SH 20। तो 19 है और क्या है, 20। तो 2 स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे हमको दिख रहा है कहां पर, गरियाबंद जिला में। तो चलिए हम यहां से अब गरियाबंद जिला की शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए हम सभी रायपुर के अभनपुर में हैं, और रायपुर के अभनपुर से हमको जाना है कहां, गरियाबंद। तो अगर रायपुर के अभनपुर से मुझे गरियाबंद जाना है तो मैं एक नेशनल हाईवे पकड़ने वाला हूं जिसका नाम क्या है, NH 130C। और जब मैं NH 130C का चुनाव करके गरियाबंद में आऊंगा तो सबसे पहले मुझे एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, तो चमसूर। और ध्यान दीजिए, अगर मैं एक नाम बोल रहा हूं क्या, चमसूर, तो चमसूर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गांव है। ये इंपॉर्टेंट गांव क्यों है कि इसी चमसूर में छत्तीसगढ़ के पितामह, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा का ये क्या है, जन्मस्थली है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम के पास चमसूर नामक गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में आपको बहुत पता ही है, और नहीं भी होगा तो मैं जब मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं उनसे आपको परिचित करा ही दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानकारी ले भी लो। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा वो थे जिन्होंने 1899 ईस्वी में राजिम में कवि समाज का इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। कवि समाज आपके छत्तीसगढ़ का पहला साहित्यिक संस्था है। छत्तीसगढ़ का पहला साहित्यिक संस्था कौन सा है, कवि समाज। और कवि समाज जो है उनका भी, उसका स्थापना करने वाले कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। कब, 1899 में। 1882 में इनका जन्म हुआ था। तो 1882 में इनका जन्म हुआ। 1899 में इन्होंने कवि समाज का स्थापना किया। किनके साथ, तो विश्वनाथ दुबे। तो डॉक्टर विश्वनाथ दुबे के साथ इन्होंने कवि समाज का क्या किया था, स्थापना किया था। आपको यह भी ध्यान देना होगा, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि उन्होंने 1918 में राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है, उस राजीव लोचन मंदिर में जो अगर देखोगे तो एक समाज के लोग जो जिनको हम अछूता मानते थे, तो अछूत लोगों को यहां पर इन्होंने प्रवेश कराया था, कहां पर, राजीव लोचन मंदिर में। तो यहां के कहार जाति लोगों को, यहां पर एक जाति पाई जाती का नाम क्या है, तो कहार। तो कहार लोगों को इन्होंने यहां पर राजीव लोचन मंदिर में इन्होंने प्रवेश करवाया था। एक मंदिर प्रवेश का इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, कहां पर, राजिम में। 1925 में इसी राजीव लोचन मंदिर में इन्होंने हरिजनों को भी प्रवेश करवाया था। तो हरिजनों को इन्होंने प्रवेश कब कराया, 1925 में। कहार लोगों को इन्होंने कब प्रवेश कराया, तो 1918 में। और ध्यान दीजिए, हरिजन उत्थान के लिए 1918 में इन्होंने मुंगेली में एक वृहद सभा का भी आयोजन कराया था।
तो मुंगेली में इन्होंने 1918 को हरिजन उत्थान के लिए एक वृहद सभा का क्या किया था, आयोजन कराया था। कब? 1918 को। तो ये कौन है आपके? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म हुआ वो एक्चुअल में कहां पर हुआ? राजिम के पास एक गांव है और गांव का नाम क्या है? तो चमसूर है। 1940 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ये हम वो उस समय पढ़ेंगे जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? गरियाबंद। तो गरियाबंद जिला जाने के लिए आप कौन सा नेशनल हाईवे पकड़े हो? NH 130C। और उस NH 130C से सबसे पहले आप कहां पहुंचने वाले हो? चमसूर। और चमसूर में आपकी मुलाकात किनसे होने वाली है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का यहां पर क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्मस्थली क्या है? चमसूर। फिर उसी चमसूर से हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? राजिम। और जैसे ही हम राजिम पहुंचेंगे तो ध्यान दीजिएगा, राजिम पहुंचे मतलब हमको राजिम में 3 नदी हमको दिखने वाली है। और वो 3 नदी क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर भाटीगढ़ी की क्या है? पहाड़ी है। तो मैं यहां एक पहाड़ बनाया तो उसका नाम क्या है? भाटीगढ़ी की पहाड़ी। और इसी भाटीगढ़ी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है और ये जो नदी है इसका नाम क्या है? तो पैरी नदी। तो एक नदी यहां पर क्या हो गया? पैरी नदी। वही जो उड़ीसा है, उड़ीसा ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसा में एक जगह है, मैं यहां एक उड़ीसा का ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा में एक जगह से नाम क्या है? कोरापुट। उसी कोरापुट के पास एक जगह है नवरंगपुर। कोरापुट के पास क्या है? नवरंगपुर। उसी नवरंगपुर कोरापुट के पास से बहुत सारे नदियों का रेडिएशन होता है। इस कोरापुट के पास यहां पर कालाहांडी। कालाहांडी से एक नदी का उद्गम से नाम क्या है? इंद्रावती। कोरापुट से एक नदी का उद्गम से नाम क्या है? सबरी। और वही जो नवरंगपुर है, नवरंगपुर से एक नदी का उद्गम से नाम है नारंगी। नारंगी के अलावा भास्केल। भास्केल के अलावा सोंधुर। सोंधुर के अलावा तेल नदी। तेल नदी के अलावा हाथी नदी। ये हाथी नदी सहायक नदी किसकी? तेल नदी की। ठीक है। तो इतने सारी नदियां, इवन तो मचकुंड नदी, तो इतने सारी नदियों का यहां से क्या है? उद्गम। तो एक रेडिएटिंग जोन है, ये एक रेडियल ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है क्या? ये एरिया पूरा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नदी मैंने नाम क्या लिया? सोंधुर नदी। ये सोंधुर नदी उड़ीसा के नवरंगपुर से निकलता है और नवरंगपुर से निकलने के बाद आपके धमतरी के मेचका सिहावा पहुंचता है। कहां पहुंचेगा? मेचका सिहावा। और मेचका सिहावा में ये एक डैम बनता है यहां पर, सोंधुर जलाशय। और मेचका सिहावा से ये सीधा एंटर कर जाता है कहां पर? तो हमारे गरियाबंद जिला। और गरियाबंद जिला एंटर करने के बाद राजिम के पास ये मिल जाता है किससे? पैरी नदी से। तो यहां पर एक नदी है, इसका नाम क्या है? तो सोंधुर नदी। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछे कि सोंधुर नदी का जो उद्गम है, तो सोंधुर नदी का उद्गम क्या है? तो उड़ीसा का क्या? तो नवरंगपुर। कई पुस्तक में मेचका सिहावा दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना क्या है? नवरंगपुर। तो नवरंगपुर से ही आपकी सोंधुर नदी का क्या है? उद्गम है। ध्यान दीजिएगा, इस सोंधुर नदी के एक चीज और आपको ध्यान देना है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक सिंदूर नदी है, एक सेंधुर नदी है और एक सोंधुर नदी है। सोंधुर वो है जो गरियाबंद जा रही है, सिंदूर वो नदी है जो आपको कांकेर में मिलेगी, और सेंधुर वो नदी जो आपको बलरामपुर मिलने वाली है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, जो भी है, ये क्या आपका सोंधुर नदी। तो सोंधुर नदी का उद्गम क्या है? तो नवरंगपुर है। और ये दोनों का जो संगम है वो कहां पर है? तो राजिम के पास। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि हमारे धमतरी में जो मेचका सिहावा की जो नगरी सिहावा है, उस नगरी सिहावा से एक नदी का उद्गम है जिसका नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है महानदी। और ये भी महानदी धमतरी से कहां जाएगा? कांकेर। कांकेर के नरहरपुर को क्रॉस करते हुए वो वापस कहां पर आएगा? तो आपका धमतरी आएगा। और धमतरी में गंगरेल जलाशय बनाते हुए वो एंटर कर जाएगा कहां पर? तो आपके गरियाबंद और राजिम के पास। राजिम के पास इस महानदी से ये सोंधुर और पैरी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो राजिम है, इस राजिम में 3 नदी का संगम है। और वो 3 नदी क्या क्या है? तो सोंधुर, पैरी और महानदी। तो महानदी, पैरी और सोंधुर का जो संगम वो क्या है? राजिम। और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो महानदी है वो हमारे छत्तीसगढ़ की क्या है? तो जीवन रेखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजिम हुआ।
तो राजिम हम जाएंगे, मतलब हमको क्या देखना है, संगम देखना है। तो यहां 3 नदी का संगम होने के कारण जो राजिम है, उस राजिम को हम छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, तो प्रयाग भी बोलते हैं। मतलब राजिम को आप क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। और जहां पर ये 3 नदी का संगम है, इस संगम स्थल को हम सोन तीर्थ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस संगम स्थल को हम क्या बोलेंगे, सोन तीर्थ। तो राजिम को हम क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, और इस संगम स्थल को हम क्या बोल रहे हैं, सोन तीर्थ। तो सोन तीर्थ में किस किस नदी का संगम है, तो महानदी, पैरी नदी और सोंधुर नदी। इसके अलावा जो राजिम है, मैंने बताया भाई राजिम में 1899 को छत्तीसगढ़ का पहला साहित्यिक संस्था, इसका नाम क्या है, कवि समाज का स्थापना किया गया था। किनके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा और विश्वनाथ दुबे के द्वारा। इसके अलावा जब आप ये राजिम जाओगे तो राजिम में ये जो आपका सोनतीर्थ है, उस सोनतीर्थ के बीचों बीच में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो कुलेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहा जाता है कि जो आपके पुरुषोत्तम राम है, मतलब भगवान राम, आपको अच्छे से मालूम है कि भाई हमारे जो भगवान राम है वो छत्तीसगढ़ का भ्रमण किए थे। ये दंडकारण्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के भ्रमण करने के दौरान वो राजिम पहुंचे थे और इसी राजिम में वो अपने कुल देवता का उन्होंने क्या किया था, आराधना किया था। तो कुल देवता का आराधना के कारण इस मंदिर का नाम क्या है, कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो राजिम में एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है इस संगम स्थल पर, इसका नाम क्या है, कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो कुलेश्वर महादेव मंदिर में आप महादेव को क्या करोगे, प्रणाम करोगे। और महादेव को प्रणाम करने के बाद इसके बाजू में आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो राजीव लोचन मंदिर। तो आपको राजिम में एक और इंपॉर्टेंट मंदिर मिल रहा है, नाम क्या है, राजीव लोचन मंदिर। और ध्यान दीजिएगा, इस राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नल शासक विलासतुंग ने किया है। तो नल शासक विलासतुंग ने इस राजीव लोचन मंदिर का क्या किया, निर्माण किया। तो आपके यहां 2 प्रमुख मंदिर मिला, एक क्या, तो राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर, और एक और आपको मंदिर मिला क्या, राजीव लोचन मंदिर। ध्यान दीजिएगा, इस राजीव लोचन मंदिर के पीछे में आपको एक और मंदिर मिलता है, इसका नाम है राजीव तेलिन मंदिर। तो राजीव तेलिन मंदिर भी आपको यहां मिलने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, राजीव तेलिन मंदिर क्यों नाम हुआ यहां पर, ऐसा कहा जाता है कि यहां एक महिला थी, एक तेलिन महिला थी। तेलिन वो होते हैं जो तिलहन का कार्य करते हैं और तेल निकालने का कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां एक तेलिन महिला थी जो हर दिन एक टोकरी में तेल बेचने आती थी। कहां पर, राजिम में। तो एक दिन हुआ ये कि वही महिला जब तेल बेचने यहां पर आई और जब तेल वो बेच दी थी तो खाली टोकरी को वो एक पत्थर के ऊपर छोड़ दी थी और उसके बाद वो बाजार घूमने चले गई थी। जब वो बाजार से वापस आई तो वो देखी कि उस खाली टोकरी में वापस क्या आ गया, तेल आ गया। उसके बाद अगले दिन फिर से वही ऐसे ही काम करती है। अगले दिन फिर से वो तेल बेचती है और तेल बेचने के बाद खाली टोकरी को फिर से उस पत्थर के ऊपर वो छोड़ देती है। फिर वो देखती है कि उस टोकरी में अपने आप क्या आ जाता है, तेल आ जाता है। तो ऐसे लगातार आते रहता है। फिर वो देखती है कि उस पत्थर, जब वो देखती है तो पत्थर में उनको विष्णु भगवान का प्रतिमा दिखता है। और फिर इस चीज की खबर वो उस समय के दुर्ग का एक सामंत राजा था जिनका नाम था जगपाल जो था वो सामंत था कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के जो जगपाल थे, तो जगपाल को वो बताते हैं। फिर जगपाल इस राजिम में आते हैं और राजिम में उसी जगह में, उसी खंडित विष्णु मंदिर में विष्णु प्रतिमा को लेकर स्थापित करके एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं जिसका नाम क्या है, राजीव तेलिन मंदिर। तो राजीव तेलिन मंदिर का स्थापनाकर्ता कौन है, तो जगपाल है। इसके अलावा यहीं पर इसके पास में ही जगपाल ने यहां पर एक और मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम है रामचंद्र मंदिर। तो यहां बहुत सारे आपके मंदिर मिलेंगे कहां पर, राजिम में। एक क्या है, कुलेश्वर महादेव मंदिर, एक है राजीव लोचन मंदिर, और एक क्या है, तो एक राजीव तेलिन मंदिर, और उसके अलावा रामचंद्र मंदिर। इसके अलावा सोमेश्वर महादेव मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, बृहदेश्वर महादेव मंदिर, इसके अलावा काली मंदिर। तो ऐसे करके आपको यहां पर बहुत सारे मंदिर मिलने वाले हैं। कहां पर, तो राजिम में। जो राजेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, तो ये सब मंदिर आप लिखते जाइए, ठीक है, अपने कॉपी में। फास्ट हो रहा होगा तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। आपको बता चुका हूं कि मैं एक ही दिन में पूरे जिले को कंप्लीट कर रहा हूं, मैं कोई पार्ट वाइज वीडियो रिलीज नहीं कर रहा हूं। तो हो सकता है कि वीडियो 1 घंटा जाए, तो आप आराम से पॉज करके इसको देखिएगा। चलिए, जो भी है, तो ये क्या था आपका राजिम। तो मतलब हमने क्या देखा कि भाई गरियाबंद जिला हमको एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, नेशनल हाईवे क्रमांक 130C
को पकड़कर हम कहां से कहां आएंगे, अभनपुर से राजिम आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, चमसूर मिलेगा। चमसूर में कौन जन्म लिए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, कब, 1882 को। फिर राजिम पहुंचे, राजिम में हमको 3 नदी का संगम मिला, क्या क्या, तो पैरी नदी, सोंधु नदी और महानदी। और यहां पर हमें बहुत सारे क्या मिले, मंदिर मिले। ध्यान दीजिएगा, इसी राजिम में कवि समाज का भी स्थापना किया गया था, किनके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। जब इस राजिम को और भ्रमण करेंगे तो राजिम को ध्यान दीजिएगा, इसी राजिम को रॉबर्ट भी कहा गया है। राजिम का एक और नाम क्या है, तो रॉबर्ट। रॉबर्ट के अलावा राजिम का नाम देवपुर भी है। देवपुर के अलावा राजिम को पद्मपुर भी बोलते हैं, और पद्मपुर के अलावा इस राजिम को कमल क्षेत्र का भी दर्जा दिया गया है। इसको कमल क्षेत्र भी बोलते हैं। अब ये कमल क्षेत्र इसको क्यों बोलते हैं, अब ये ध्यान दीजिएगा। होता यह है कि ऐसा किदवंती है, ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान एक बार विश्वकर्मा भगवान को बोले थे कि मेरी आप एक ऐसी मंदिर बनाओ जिसके 5 कोस में कहीं पर भी लाश नहीं जलाया गया हो। तो होता यह है कि जो विश्वकर्मा भगवान ऐसा जगह खोजते हैं जहां कोई लाश को नहीं जलाया गया, तो उनको मिलता नहीं है। तभी विश्वकर्मा भगवान क्या करते हैं कि एक कमल को छोड़ देते हैं धरती में, और बोलते हैं कि जो कमल का जो 5 पंखुड़ी है, वो 5 पंखुड़ी जहां जहां गिरेगा वहां वहां मैं उस मंदिर का क्या करूंगा, निर्माण करूंगा। तो जहां जहां वो 5 पंखुड़ी का जो 5 पंखुड़ी थे, वहां पर जो विश्वकर्मा भगवान ने जो मंदिर का निर्माण किया, उसको हम बोलते हैं पंचकोसी महादेव मंदिर। उस पंचकोसी महादेव मंदिर के बारे में मैंने आपको बता चुका था महासमुंद जिला में, जिसमें कि एक बहमनी में ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर था, पटेवा में पटेश्वर महादेव मंदिर था, कोपेरा में कोपेश्वर महादेव मंदिर था, रायपुर का चंपारण में चंपकेश्वर महादेव मंदिर था। राजिम के पास एक जगह है फिंगेश्वर, जहां पर फिंगेश्वर महादेव मंदिर है। क्या है, फिंगेश्वर महादेव मंदिर। तो ये 5 महादेव मंदिर क्या है, पंचकोसी महादेव मंदिर। क्या क्या, इसको ऐसे देख लीजिए, क्या क्या होता है मैं आपको पहला, तो पहला रायपुर का चंपारण, तो क्या है, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद पटेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद कोपेश्वर महादेव मंदिर, और इधर में क्या, तो फिंगेश्वर महादेव मंदिर। तो ये पंचकोसी महादेव मंदिर है। और ध्यान दीजिएगा, इसको कमल चित्र हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस 5 पंखुड़ी के बीच का जो भाग है वो कुलेश्वर महादेव मंदिर है। तो कुलेश्वर महादेव मंदिर इस पंचकोसी महादेव मंदिर का क्या है, बीज है। इसीलिए इसका नाम क्या है, तो पंचकोसी, इस एरिया का नाम क्या है, तो कमल क्षेत्र नाम है। तो हम राजिम को क्या क्या बोलते हैं, कमल क्षेत्र, और कमल क्षेत्र के अलावा हमें क्या बोलते हैं, पद्मपुर, और पद्मपुर के अलावा हम इसी राजिम को और क्या बोले हैं, तो राजिम को हम रॉबर्ट भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजिम का एक और नाम क्या है, रॉबर्ट। और जहां पर 3 नदियों का संगम है उसको हम क्या बोलते हैं, तो 3 नदी के संगम स्थल को हम सोन तीर्थ बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको किसी किताब में, बहुत किताब में मिल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी मिलने वाला है, तो इसको आप नोट डाउन करते रहिए। तो ये क्या हुआ, आपका राजिम हुआ। अब इसी राजिम में हमको एक पेपर मिल भी मिलता है, और उस पेपर मिल को हम बोलते हैं हनुमान एग्रो मिल। तो हनुमान एग्रो मिल एक पेपर मिल है, कहां पर, राजिम में। अब जब मैं इस राजिम से आगे बढ़ूंगा तो ध्यान दीजिए, इसी राजिम से एक रास्ता आपको कहां ले जाएगा, फिंगेश्वर के लिए, और फिंगेश्वर से एक रास्ता कहां जाएगा, छूरा के लिए। तो यहां एक जगह से नाम क्या है, छूरा। जब मैं फिंगेश्वर से छूरा जाऊंगा तो सबसे पहले मैं कहां पहुंचूंगा, फिंगेश्वर पहुंचूंगा। और जैसे मैं फिंगेश्वर पहुंचूंगा तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका राजिम के पास जो फिंगेश्वर है, उस फिंगेश्वर में पंचकोसी महादेव मंदिर कौन सा है, फिंगेश्वर महादेव मंदिर। फिंगेश्वर महादेव मंदिर के अलावा यहां एक धाम है, उस धाम को हम बोलते हैं डोंगी पानी धाम। तो यहां आपको एक धाम मिलेगा जिसका नाम क्या है, डोंगी पानी धाम। तो डोंगी पानी धाम आपको कहां मिलने वाला है, तो आपको फिंगेश्वर के पास मिलने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो डोंगी पानी धाम है, ये डोंगी पानी धाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डोंगी पानी धाम में आपको एक मंदिर मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, तो गरजई माता का मंदिर। तो गरजई माता का आपको क्या मिलेगा, मंदिर मिलेगा। और ये गरजई माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट मंदिर है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी भी किसी वर्ष
इस राजिम में वर्षा कम होता है, तो यहाँ के जो किसान है, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये सभी ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि इस गर्जई माता के पास जाते हैं, माता का आराधना करते हैं, और माता का आराधना करने में जब माता प्रसन्न होती है तो माता प्रसन्न होने के बाद आसमान से वो गरजती है, और गरजने के बाद यहां पर क्या होता है, वर्षा होता है। इसलिए ये मंदिर यहां पर बहुत फेमस है। नाम क्या है, तो गर्जई माता का मंदिर। और यहीं पर एक गुफा भी है, यहीं पर आपको एक गुफा मिलेगा, और उस गुफा को हम क्या बोलते हैं, तो गर्जई गुफा। क्या बोलोगे आप, गर्जई गुफा। तो ये गर्जई माता का मंदिर, और उसको धाम क्या बोलोगे आप, डोंगी पानी का धाम। इसके अलावा जब आप फिंगेश्वर से वापस कहां जाओगे, राजिम जाओगे, तो ध्यान दीजिएगा, राजिम में मैंने बताया था कुलेश्वर महादेव मंदिर। कुलेश्वर महादेव मंदिर के आगे में आपको एक आश्रम मिलता है, जिसका नाम है लोमहर्ष आश्रम। क्या आश्रम, लोमहर्ष आश्रम। और कुलेश्वर महादेव मंदिर से लेकर जो लोमहर्ष आश्रम है, उसके बीच में छत्तीसगढ़ शासन ने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। तो एक वो जो सस्पेंशन ब्रिज है, वो छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। कहां बना है, तो राजिम के कुलेश्वर महादेव मंदिर से लेकर कहां, लोमहर्ष आश्रम के बीच में। चलिए, जो भी हम कहां पहुंचे थे, फिंगेश्वर। तो फिंगेश्वर में फिंगेश्वर महादेव मंदिर है, और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, गर्जई माता का क्या मिलेगा, मंदिर मिलेगा। गर्जई माता को हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे एक पहाड़ आपको मिल रहा है, कौन सा, बारूका पहाड़। इसका एक और नाम क्या है, फुलझार। क्या नाम है, फुलझार पहाड़ी। इसी बारूका पहाड़ी में आपको यहां एक जगह मिलेगा जिसका नाम है मरौदा। तो मुझे एक जगह मिला जिसका नाम क्या है, मरौदा। तो ये जो मरौदा, ये बहुत फेमस है। मरौदा क्यों फेमस है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका मरौदा है ना, इस मरौदा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है भूतेश्वर नाथ मंदिर। मतलब राजिम में जो मरौदा है, उस मरौदा में एक बहुत ही फेमस मंदिर मिल रहा है, इसका नाम क्या है, भूतेश्वर नाथ मंदिर। और वह जो भूतेश्वर नाथ मंदिर में जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग पूरे भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। तो पूरे भारत का जो सबसे ऊंचा शिवलिंग है वो कहां पर है, तो वो फिंगेश्वर के आगे मरौदा में है। और मरौदा के उस शिवलिंग को हम क्या बोलते हैं, तो भूतेश्वर नाथ बोलते हैं। भूतेश्वर नाथ के अलावा इसको भारूका भी हम बोलते हैं। तो भूतेश्वर नाथ बोलो या भारूका बोलो, तो भूतेश्वर नाथ मंदिर ऐसा मंदिर है जहां पर पूरे भारत का सबसे ऊंचा क्या है, शिवलिंग है। ध्यान दीजिए, भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग मरौदा में है, भूतेश्वर नाथ। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो शिवलिंग है वो दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में है। तो पहला और दूसरा जो ऊंचा जो शिवलिंग, वो दोनों छत्तीसगढ़ में है। एक गरियाबंद के मरौदा में है और एक दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इसके अलावा हमने क्या देखा, भूतेश्वर महादेव मंदिर में महादेव को हमने क्या किया, प्रणाम किया। अब महादेव को प्रणाम करने के बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे और कहां जाएंगे, तो छुरा की ओर। और जैसे हम छुरा की ओर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस छुरा की ओर मुझे एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम है जतमई मंदिर। तो जतमई माता का हमको क्या मिलने वाला है, मंदिर मिलने वाला है। और ये जो जतमई माता का मंदिर के पास उससे करीब 25 किलोमीटर की दूरी में हमको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है घटा रानी। क्या है, घटा रानी का मंदिर, जहां पर आप देखोगे कि हमको यहां पर एक वाटरफॉल भी मिलता है, नाम है घटा रानी वाटरफॉल। तो घटा रानी वाटरफॉल भी आपको मिलने वाला है कहां पर, तो छुरा के पास। तो छुरा के पास दो मंदिर है, एक क्या है, जतमई माता का मंदिर, और जतमई माता के मंदिर के अलावा यहां आपको एक और मंदिर मिल रहा है, इसका नाम क्या है, घटा रानी का मंदिर। और वहीं पर आपको एक वाटरफॉल मिल रहा है, नाम क्या है, तो घटा रानी वाटरफॉल। ठीक है, अब ये ध्यान देना, ये जो छुरा है ना, इसी छुरा में आपको एक मंदिर मिलता है। और वो जो मंदिर है, उस मंदिर को हम बोलते हैं टेंगनाही टेंगनाही माता का मंदिर। तो टेंगनाही देवी का मंदिर आपको मिलने वाला है कहां पर, छुरा में। ध्यान दीजिएगा, टेंगनाही देवी जो है वो आला उदल से संबंधित है। आपने आला उदल का नाम तो सुना होगा ना। तो आला उदल जो मैहर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए देवी माता को, तो वही आला उदल यहां से भी संबंधित है। वो आला उदल टेंगनाही माता को प्रणाम करने आते थे और टेंगनाही माता को टेंगनाही मछरी
मछली मतलब टेंगनाही मछली उनको क्या करते थे, तो दान देते थे। तो यहां पर जितने भी जो श्रद्धालु है, अगर आपको भी टेंगनाही मंदिर जाना है तो आप क्या करोगे, तो टेंगनाही मछली लेके जाओगे और माता को अर्पित करोगे। क्या? टेंगनाही मछली। तो टेंगनाही माता का मंदिर आपको कहां मिलेगा? छुरा में। और इसी छुरा के पास आपको एक और मंदिर मिलेगा, वो किसका? तो कचना ध्रुवा का। मैंने आपको महासमुंद के अर्जुनी बताया था करिया ध्रुवा, और यहां पर गरियाबंद में क्या है, तो कचना ध्रुवा। तो कचना ध्रुवा का आपको प्रतिमा मिलने वाला है कहां पर? महासमुंद के छुरा के पास। और इसी छुरा के पास मैंने आपको पहाड़ बताया था, कौन सा? तो मलेवा डोंगरी। ध्यान दीजिएगा, जो मलेवा डोंगरी है, ये मलेवा डोंगरी यहां पर आपको दिखेगा। और इसी मलेवा डोंगरी में भी आपको क्या मिलने वाला है? तो एक मंदिर मिलने वाला है। और इस मलेवा डोंगरी में एक गांव है जिसका नाम क्या है? रसेला। और रसेला गांव में आपको जो मंदिर मिलेगा उसका नाम क्या है? तो रानी माई का मंदिर। क्या मंदिर? रानी माई का मंदिर। तो रानी माई का मंदिर, रानी माई केरा पानी पूरा नाम है, रानी माई केरा पानी मंदिर। केरा पानी इसलिए क्योंकि इस रानी माई के मंदिर के सामने केला का एक वृक्ष है, कई वर्षों से ये वृक्ष वहां पर है। इस नाम क्या है? रानी माई केरा पानी मंदिर। ये कहां पर है? तो रसेला में। रसेला के पास कौन सा पहाड़ है? तो मलेवा डोंगरी। और इसी मलेवा डोंगरी से एक नदी का उद्गम है, और ये नदी कौन सा है? तो सूखा नदी। तो सूखा नदी आपको मिल जाएगा कहां? मलेवा डोंगरी में। ठीक है, तो यहां पर मलेवा डोंगरी में क्या मिल गया आपको? सूखा नदी भी मिल गया। तो रानी माई का मंदिर कहां पर? मलेवा डोंगरी में। और उसी सूखा नदी में घटा रानी वाटरफॉल आपको दिख जाता है। और इसके अलावा इसी रास्ते में आपको एक और वाटरफॉल मिल जाएगा सरगी नाला में, जिसका नाम है बॉटल धारा वाटरफॉल। तो बॉटल धारा नहीं है यहां पर जो वाटरफॉल है उसका नाम है चिंगरा पगार। तो चिंगरा पगार वाटरफॉल। तो दो वाटरफॉल मैंने आपको बोल दिया, क्या क्या? एक घटारानी वाटरफॉल और दूसरा मैंने नाम क्या लिया है? तो चिंगरा पगार वाटरफॉल। कहां पर? तो इस एरिया में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो सरगी नाला है, सरगी नाला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर आपको बैलून फिश मिलते हैं। तो बैलून फिश अगर आपको कभी देखना है तो आप कहां जाओ? तो सरगी नाला को देख लो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था? ये एरिया था छुरा और राजिम का एरिया था, जहां हमने इतने सारे मंदिर देखा, और मंदिर के अलावा हमने बहुत सारे क्या देख लिए? वाटरफॉल भी देख लिए। चलिए, अब वापस आते हैं हमारे मुख्य रोड में। इसका नाम क्या है? NH 130C। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम NH 130C में राजिम से आगे बढ़ेंगे तो राजिम के ठीक आगे में मेरे को एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? बासिन। और ध्यान दीजिएगा, जब हम बासिन पहुंचेंगे तो बासिन में मैंने आपको बता चुका कि बासिन में क्या है? तो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। छत्तीसगढ़ में दो जगह स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है, एक आपका बासिन में और एक आपका महासमुंद के घोड़ारी में। तो बासिन में क्या है? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। और इस स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो बेल टुकरी। और ये जो बेल टुकरी है ये आपके गरियाबंद का क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र है। तो गरियाबंद का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो क्या है? बेल टुकरी है। और जैसे अब इस बेल टुकरी के अब आगे बढ़ोगे तो ठीक आगे में आपको क्या मिल जाएगा? गरियाबंद मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये गरियाबंद जो है ये जिला क्या है? तो मुख्यालय है। तो गरियाबंद जिले का मुख्यालय आप पहुंचोगे, इसका नाम क्या है? गरियाबंद। अब इस गरियाबंद में जब आप पहुंचोगे तो इसी गरियाबंद में आपको एक महिला मिलेगी जिसका नाम है चमरीन बाई। क्या नाम है? चमरीन बाई। तो चमरीन बाई आपको मिलेंगी। और ये जो चमरीन बाई है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो आधार कार्ड का जो वितरण है उसकी शुरुआत कहां पर हुई थी? तो दंतेवाड़ा में हुई थी। कहां? तो गरियाबंद में हुई थी। और गरियाबंद में जो चमरीन बाई है वही आधार कार्ड की पहली प्राप्त करता है। शी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का की जो पहली प्राप्त करता है वो कौन है? चमरीन बाई। और चमरीन बाई से आप मुलाकात कहां कर सकते हो? तो गरियाबंद में। इसी गरियाबंद में छत्तीसगढ़ का पहला जैविक हाट बाजार की शुरुआत की गई है। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला जैविक हाट बाजार है, तो छत्तीसगढ़ का पहला जो जैविक हाट बाजार की भी शुरुआत कहां की गई है? तो गरियाबंद में। तो गरियाबंद में क्या हुआ? तो आधार कार्ड की शुरुआत हुई, आधार कार्ड वितरण का शुरुआत हुआ, और पहला जैविक हाट बाजार भी आपको कहां मिलने वाला है? तो गरियाबंद में। और वहां जो इंपॉर्टेंट महिला है उसका नाम क्या है? चमरीन बाई। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चमरीन बाई वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ आधार कार्ड। फिर इसी गरियाबंद से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे में हमको क्या मिलेगा? बिंद्रा नवागढ़।
और इसी बिंद्रा नवागढ़ में आपको एक पहाड़ मिल रहा है, इसका नाम क्या है? भाटीगढ़ी की पहाड़ी। आप देख सकते हो भाटीगढ़ी की पहाड़ी। और इसी भाटीगढ़ी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम क्या है? तो पैरी नदी, हम पढ़ चुके हैं। तो बिंद्रा नवागढ़ के भाटीगढ़ी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम नाम क्या है? पैरी नदी। और ध्यान दीजिएगा, इसी पैरी नदी में आपको एक जलाशय मिल जाएगा, और ये जो जलाशय है इसका नाम क्या है? तो सीकासर जलाशय। क्या जलाशय है? सीकासर जलाशय। और जो सीकासर जलाशय है, इस सीकासर जलाशय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सीकासर जलाशय एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जहां पर 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट हमने स्थापित किया बिजली के उत्पादन के लिए। हाइडल पावर स्टेशन है, जिसके कारण 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करता है। क्या? तो सीकासर जलाशय। तो जो सीकासर डैम है, वहां पर कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है? 7 मेगावाट बिजली का यहां पर क्या हो रहा है? तो उत्पादन हो रहा है। तो ये एक मल्टीपर्पस क्या है? प्रोजेक्ट है। इसके बाद इस बिंद्रा नवागढ़ से अब आगे बढ़ोगे तो बिंद्रा नवागढ़ के ठीक आगे में आपको क्या मिलेगा? मैनपुर। क्या मिलने वाला है? मैनपुर। और ध्यान दीजिएगा, इसी मैनपुर से बहुत सारी नदियों का उद्गम है। जैसे कि एक नदी है जिसका नाम है मौखी नाला। क्या नाला? मौखी नाला। इस मौखी नाला को एक्चुअल बोलते हैं इंद्रावन नदी, नॉट टू बी कंफ्यूज विद इंद्रावती। इसका नाम क्या है? इंद्रावन नदी। और इसी मैनपुर के पास इस इंद्रावन नदी में 2 वाटरफॉल आपको मिल जाएगा। एक का नाम है बोतल धारा वाटरफॉल, और एक का नाम है देवधारा वाटरफॉल। तो एक क्या है? बोतल धारा वाटरफॉल, और एक क्या है? देवधारा वाटरफॉल। ये दोनों वाटरफॉल आपको मिलने वाला है कहां पर? तो मैनपुर के पास। ठीक है, तो इसलिए ये मैनपुर क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी मैनपुर जाओगे तो मैनपुर में आपको क्या मिलेगा? बोतल धारा वाटरफॉल और देवधारा वाटरफॉल। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी चीज ध्यान देना होगा कि जब इस मैनपुर की मैं बात कर रहा हूं तो इसी मैनपुर के पास एक जगह से नाम है पायली खंड। पायली खंड के आगे में एक जगह है कुसुमपुरा। कुसुमपुरा के आगे में है जांगड़ा। जांगड़ा के अलावा है कोदोमाली। कोदोमाली के अलावा है बहराडी। और बहराडी के अलावा आपको एक और जगह मिलने वाला है जिसका नाम है टेम्पल। और ध्यान दीजिएगा, ये जो पैली खंड है, ये कुसुमपुरा है, जांगड़ा, कोदोमाली, बहराडी और टेम्पल, ये सभी जगह, ये 6 जगह ऐसे जगह है जहां के पहाड़ों से आपको किम्बरलाइट चट्टान मिलेगा। और ध्यान दीजिए, अगर मैं किम्बरलाइट चट्टान बोल रहा हूं तो मतलब मुझे क्या मिलेगा? डायमंड। मतलब छत्तीसगढ़ में डायमंड कहां कहां मिलता है? तो पायली खंड। हीरा कहां मिलेगा? पायली खंड, कुसुमपुरा, जांगड़ा, कोदोमाली, बहराडी और टेम्पल। तो ये सभी जगह आपके गरियाबंद जिले के ऐसे जगह है जहां से आपको क्या मिलने वाला है? तो डायमंड मिलने वाला है। इसके अलावा ठीक इसके अपोजिट में, इस मैनपुर के इधर में एक जगह है जिसका नाम है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, एक नाम है आपको क्या? तो लाटापारा। आगे बढ़िएगा तो यहां मिलेगा केंदुवन, यहां मिलेगा धूपकोट। ठीक है, तो धूपकोट, केंदुवन, लाटापारा। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है। और गोहे कला, तो ये एक ऐसी जगह है आपके गरियाबंद के जहां से आपको गार्नेट मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, आपको गार्नेट भी मिल गया और डायमंड मिल गया। तो डायमंड कहां का मिला? तो डायमंड आपको पायली खंड, जांगड़ा, कुसुमपुरा, कोदोमाली और बहराडी और टेम्पल में मिला। और वहीं अगर मैं बात करूं क्या गार्नेट की, तो गार्नेट आपको कहां मिला है? तो लाटापारा, केंदुवन, धूपकोट और गोहे कला की। अगर बात कर रहा हूं किसकी? गार्नेट की। तो गार्नेट क्या होता है? तो गार्नेट भी एक प्रीशियस स्टोन है। देखिएगा, गार्नेट का फॉर्मूला ये होता है X3Y2 SiO4 होल थ्राइस। इसमें X क्या है? Y हमेशा Al2 है, तो Al2 Si3O12। X क्या है? X या तो कभी कैल्शियम हो जाता है तो Ca3, या कभी मैग्नीशियम जाता है तो Mg3Al2 Si3O12।
या आप मैंगनीज भी ले सकते हो, तो Mn3Al2Si2Si3O12। इसके अलावा कभी आप आयरन भी ले सकते हो, तो Fe3Al2Si3O12। ये सब क्या है, तो गार्नेट की फॉर्मूला है। तो ये गार्नेट भी आपको तो ध्यान दीजिएगा, आप छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज मिलते हैं, उसमें एक क्या है, गार्नेट भी है। तो गार्नेट का फॉर्मूला क्या है, Ca3, ये मोस्ट कॉमन है, Ca3Al2Si3O12, मतलब कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलिकेट। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलिकेट ही हमारा क्या है, तो गार्नेट है। और ये गार्नेट हमें कहां मिलने वाला है, तो लाटापारा, केंदुवन, धूपकोट और गोहे कला। और वहीं आपको डायमंड कहां मिलेगा, तो पैलीखन, जांगड़ा, कुसुमपुरा, कोदोमाली, बहराडी और टेम्पिल का क्या, तो क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा, इसका नाम है मछुआ बहल। और मछुआ बहल में सम अमाउंट ऑफ आयरन मिलता है। तो आयरन और कुछ अमाउंट ऑफ आयरन और आपका मछुआ बहल में मिल जाता है। या देखिएगा महासमुंद में भी एक जगह मिलता है, इसका नाम है सरगुण। मैंने शायद ये लिखवाया नहीं आपको, सरगुण भाटा। तो महासमुंद का जो सरगुण भाटा है वहां पर भी आपको क्या मिल जाता है, तो आयरन मिल जाता है, आयरन ओर मिल जाता है। हेमेटाइट प्रकार के आयरन ओर मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। वैसे एक कहां मिलेगा, तो मछुआ बहल। मछुआ बहल के अलावा परसौली भी एक जगह है जो छूरा के पास है, परसौली। तो छूरा में अगर परसौली, तो छूरा में भी आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ जगह है। ठीक है। तो ये ध्यान मत, हालांकि नहीं, परसौली में मैंगनीज मिलेगा, मैंगनीज नहीं देते हैं। चल जो भी है, तो ये सूक्ष्म अवस्था मिलता है, सूक्ष्म भंडार है, इसके लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप याद रखिए क्या, तो मछुआ बहल आप याद रख लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमें क्या मिल गया, डायमंड मिल गया। और डायमंड के अलावा हमें क्या मिला, क्या, तो गार्नेट मिला। जब मैं इस मैनपुर से आगे बढ़ूंगा, तो मैनपुर के ठीक आगे मुझे क्या मिलेगा, देवभोग। और इसी देवभोग के पास एक जगह से नाम क्या है, तो उदयंती। और इसी उदयंती नामक जगह से एक नदी का उद्गम से नाम क्या है, उदयंती नदी। ध्यान दीजिएगा, इसी देवभोग के पास तेल नदी भी गुजर जाती है। तो ये तेल नदी, तेल नदी मैं आपको यहां बताया था, फिर से बता दूंगा। तो उदयंती नदी और तेल नदी। तो इस उदयंती नदी में यहां पर एक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल को हम बोलते हैं ऋषि झरन वाटरफॉल। तो आपको एक और वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम क्या है, ऋषि झरन वाटरफॉल। कहां पर, तो उदयंती नदी में। इसके अलावा यहां पर आपको गुदेना वाटरफॉल भी मिल जाएगा। तो गुदेना वाटरफॉल और ऋषि झरन वाटरफॉल आपको मिलने वाला है कहां पर, देवभोग के पास। और यह नदी कौन सी है, तो उदयंती। और इसमें जो बॉर्डर बन रहा है उड़ीसा का, वो किससे बन रहा है, तो तेल नदी के साथ बन रहा है। और ध्यान दिएगा, इसी देवभोग के पास एक जगह से नाम है सेंधमुड़ा। क्या बोलो, सेंधमुड़ा। और सेंधमुड़ा में आपको एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन मिलता है जिसका नाम है एलेक्जेंड्राइट। और मैंने बताया था जो एलेक्जेंड्राइट है, इस एलेक्जेंड्राइट को हम और क्या बोलते हैं, तो क्राइसोबेरिल। एक्चुअल नाम क्राइसोबेरिल है, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, एलेक्जेंड्राइट। और ये होता है बेरिलियम एल्यूमिनेट, BeAl2O4। तो बेरिलियम एल्यूमिनेट, याद रखिए जो बैरिल है, बैरिल जब हम पढ़ेंगे सुकमा, सुकमा का जो बेरी कुपली है, ये आप पढ़ोगे कभी क्या, जसपुर। तो जसपुर में भी आपको क्या मिलता है, बैरिल मिलता है। बैरिल होता है बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट। बेरिलियम एल्यूमिनेट साइक्लोसिलिकेट वो क्या है, बैरिल है। और सिर्फ बेरिलियम एल्यूमिनेट क्या होता है, तो क्राइसोबेरिल। और इसी क्राइसोबेरिल को हम क्या बोलेंगे, एलेक्जेंड्राइट। और एलेक्जेंड्राइट इतना रेयर है कि पूरे एशिया में अगर बात करोगे तो एक जगह है रसिया के साइबेरिया, तो रसिया के साइबेरिया में वो मिलता है। और दूसरा आपके भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील के सेंधमुड़ा में मिलता है। तो सेंधमुड़ा में आपको क्या मिलने वाला है, तो एलेक्जेंड्राइट। ये बहुत ही प्रीशियस क्या है, स्टोन है। इसको श्रापित हीरा भी बोला जाता है, कर्स्ड डायमंड। तो इसको कर्स्ड डायमंड या श्रापित हीरा भी कहा जाता है, किसको, एलेक्जेंड्राइट को। ठीक है। तो ये कहां आपको मिला, तो आपको सेंधमुड़ा के पास मिला। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जो बेलटुकरी है, बेलटुकरी के पास कोई पहाड़ मिलता है, नाम है चांदली डोंगरी। मैंने यहां लिखा है चांदली डोंगरी। इस चांदली डोंगरी के पास आपको एक गांव मिलेगा, उसका नाम है टेनवारी। टेनवारी इसलिए बताऊंगी, टेनवारी से टेनवारी नाला निकलता है, टेनवारी नाला। और टेनवारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक बहुत ही वीरान गांव है। और टेनवारी में बरदे बाबा का आश्रम आपको मिलता है। क्या बोलिए, तो बरदे बाबा का आश्रम कहां पर, टेनवारी में।
तो इस प्रकार से ये आपका क्या था, गरियाबंद जिला। देखिए इसलिए मैं आपको बोला था कि आपको कॉपी पेन लेना जरूरी है, कि कॉपी पेन आप लोगे तभी आप नोट डाउन कर पाओगे इसको, क्योंकि मेरी आदत है मैं चीजों को डिटेल में पढ़ाता हूं, डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट अपनाओगे तो कोई मतलब नहीं है, किसी की झांसे मत आओ शॉर्टकट वाली चीजों में, पढ़ो तो डिटेल पढ़ो, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके क्या था, आपका पूरा गरियाबंद था, और गरियाबंद की शायद मैंने आपको एक एक जगह, एक एक पहाड़, एक एक नाला, एक नदी, एक एक वाटरफॉल तक मैंने आपको यहां बता चुका है। ठीक है, जो कुछ बचा हुआ है मैं अभी यहां पर आपको कंप्लीट कर देता हूं। एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई एक नदी है जिसका नाम क्या है, उदयंती। ऊपर से मैंने एक नदी क्या निकाला, इंद्रावन, जिसको मौखा नाला भी बोलते हैं। मैंने बताया भाई इंद्रावन नदी है, तो इधर से एक नदी आ रही क्या, तेल नदी। तेल नदी की एक नदी क्या है, हाथी। उड़ीसा से क्या है, सुंदर नदी। एक नदी है क्या, ओंक नदी। और ये तेल नदी किससे मिल जाती है, तो महानदी से। ये सब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा, तो बस अभी समझ लो ये तेल नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पूरे एरिया को हम तेलिन घाटी बोलते हैं। तेल नदी का उद्गम क्या है, तो नवरंगपुर। इसी नवरंगपुर से एक और नदी क्या है, सोंधुर, जो किससे मिली है, पैरी से। और पैरी किससे मिली है, महानदी से। ठीक, इसके अलावा नवरंगपुर से एक और नदी क्या था, तो भास्केल, जो आपके कोंडागांव जा रहा है। एक और नदी क्या है, तो नारंगी, जो भी अब कहां जा रहा है, तो कोंडागांव जा रहा है। और नारंगी नदी किससे मिलती है, तो इंद्रावती से। और इंद्रावती का उद्गम क्या है, तो कालाहांडी। ठीक है, और इंद्रावती जब नारंगी मिलती है तभी वो चित्रकूट जलप्रपात बनाता है। तो ये सब कुछ नदियां, ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तेल नदी और जो उदयंती नदी का जो संगम है वो नुआपाड़ा है। तो नुआपाड़ा में ही तेल नदी और उदयंती नदी का क्या है, तो संगम है। तो ये ध्यान दीजिएगा, उदयंती नदी से आपको समझ में आना चाहिए। अब जो यहां जो बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं, कि जैसे कि आपको ये मालूम है कि जो आपका गरियाबंद जिला है, अब इतने सारे पहाड़ है और आसपास क्या है, तो उड़ीसा का घंघोर जंगल है, कौन सा, तो सूनाबेड़ा का। मतलब हमारे गरियाबंद में भी हमें क्या मिलने वाला है, तो जंगल मिलने वाला है। अब उस जंगल को हम देख लेते हैं, और उस जंगल का नाम भी किससे है, तो उदयंती के नाम से। उदयंती यहाँ एक नदी है, उसी उदयंती नदी के नाम से यहां पर क्या है, तो जंगल है। और ध्यान दीजिए, गरियाबंद में आपको बड़े पैमाने में वन भैंसा, ये विलुप्त होने वाला हमारा क्या है, तो एक वन जीव प्राणी है, और उसी वन जीव प्राणी को हम यहां पर क्या दे रहे हैं, तो संरक्षण दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वन भैंसा आपके छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो बुबैलो बुबैलिस। मुझे मालूम आप ये बोलोगे बुबैलो बुबैलिस, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बुबैलो बुबैलिस के आगे आर्नी लिखना जरूरी है। आपकी जितनी भी किताब है उस सभी किताबों में बुबैलो बुबैलिस बस लिखा हुआ है। बुबैलो बुबैलिस का मतलब होता है सामान्य भैंस, पानी, वाटर बफेलो। अगर आपको वाइल्ड बफेलो बोलना है तो आपको आर्नी लिखना जरूरी है, तो सुधारीकरण होना चाहिए यहां पर, बुबैलो बुबैलिस आर्नी, तभी ये क्या बनेगा, वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो मतलब क्या, वन भैंसा। और इसी वन भैंसा को 1983 से हम क्या दे रहे हैं, तो संरक्षण दे रहे हैं। और 1983 में इन वन भैंसाओं को संरक्षण देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ में 3 वन भैंसा अभ्यारण्य का स्थापना किया था। एक आपका भैरमगढ़ वन भैंसा अभ्यारण्य, कहां पर, तो बीजापुर में। दूसरा पामेड़ वन भैंसा अभ्यारण्य, वो भी कहां पर, बीजापुर में। और तीसरा उदयंती वन भैंसा अभ्यारण्य। और जो उदयंती वन भैंसा अभ्यारण्य है ना, उसका कोर जोन 247.59 स्क्वायर किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये कोर एरिया है इस जंगल का।
तो यहां पर जो उदयंती से यहां पर क्या बन गया, उदयंती अभ्यारण्य। और उदयंती अभ्यारण्य का जो कोर एरिया कितना है, 247.59 वर्ग किलोमीटर। और यहां आपको क्या मिलेगा, बुबैलो बुबैलिस आर्मी, मतलब वन भैंसा। तो वन भैंसा को हम यहां क्या दे रहे हैं, तो संरक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा यहां में भारी मात्रा में पीकॉक मिलता है, तो ये मोर के लिए भी बहुत फेमस क्या है, तो जगह है कौन सा आपका, तो उदयंती। और ध्यान दीजिए, आपको ये भी आपको ध्यान देना होगा कि ये मेरा जो ये एरिया जो है, ये महासमुंद का है, ये रायपुर का है, और ये पूरा क्या है, तो धमतरी है, और इधर क्या है, तो उड़ीसा है। तो ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में यहां पर सूनाबेड़ा का पठार है, और सूनाबेड़ा के पठार में सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सूनाबेड़ा अभ्यारण्य है। तो यहां भी जंगल, यहां भी जंगल, तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या होगा, एक जंगल आपको दिखेगा। और ये जो जंगल, इसका नाम क्या है, तो सीता नदी। तो धमतरी में क्या है, सीता नदी अभ्यारण्य। और ध्यान दीजिएगा, सीता नदी अभ्यारण्य आपकी छत्तीसगढ़ का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, तो सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है। और ये हमारा क्या है, उदयंती अभ्यारण्य। और आपको ये ध्यान देना होगा, इसी सीता नदी और उदयंती को मिलाकर हमने भारत का 29वें नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया। कब, तो 20 फरवरी 2009 में। तो 20 फरवरी 2009 से ये भारत का 29वें नंबर का क्या बना, टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व। तो सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व का स्थापना कब हुआ, तो 20 फरवरी 2009। ये टाइगर रिजर्व बना कैसे, तो ध्यान दीजिए, एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, इसने क्या किया, 5 अगस्त 2006 में यहां प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर लागू कब हुआ, 5 अगस्त 2006। फिर ये टाइगर रिजर्व कब बना, 20 फरवरी 2009 में। कितना एरिया है, तो ध्यान दीजिएगा, 851.09 वर्ग किलोमीटर कोर जोन है इसका, और 991.45 वर्ग किलोमीटर बफर जोन है। ये बफर जोन क्या होता है, कोर जोन क्या होता है, आगे जब मैं जंगल पढ़ाऊंगा, वन पढ़ाऊंगा, समझा दूंगा। इसको टोटल आप करोगे तो ये कितना बनेगा, 1842.54 वर्ग किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लिए, किसी किताब में नहीं मिलने वाला आपको ये सब चीज। तो 1842.54 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है किसका, तो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का। तो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया कितना है, 1842.54 वर्ग किलोमीटर। इसका कोर एरिया कितना है, 851.0 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सिर्फ उदयंती अभ्यारण्य बोलेगा तो कितना है, तो 247.59 वर्ग किलोमीटर। तो ये अब क्या था, एक अभ्यारण्य भी हो गया। प्लस ये ध्यान दीजिए, मैंने बोला भाई यहां पर क्या, सूनाबेड़ा का क्या है, पठार है। इसी सूनाबेड़ा के पठार में सूनादाई नामक एक डाइटी, मतलब एक देवी माता यहां रहती है। और इस सूनादाई का आराधना करने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है भुंजिया जनजाति। तो भुंजिया जनजाति अगर यहां मिल रही है तो ऑब्वियसली भुंजिया जनजाति आपको यहां भी मिली, कहां पर, गरियाबंद में। और इस भुंजिया जनजाति हम पढ़ेंगे, जब हम ट्राइब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भुंजिया जनजाति आपकी छत्तीसगढ़ की वो जनजाति है जो छुआछूत बहुत मानते हैं। मतलब वहां की जो महिलाएं वो छुआछूत मानते हैं, और उनकी महिला ऐसी होती हैं कि मान लो आप उनके घर गए हो और आप उनके घर के किचन को अगर आप टच भी कर देते हो तो वो अपने पूरे किचन को आग से जला देते हैं। तो वो जनजाति कौन सी है, भुंजिया जनजाति अपने किचन को आग से जला देते हैं। और इनके किचन को हम बोलते हैं लाल बंगला। लाल बंगला के अलावा रांधा घर, मतलब अगर लाल बंगला तो आपकी किताब में लिखा होगा, रांधा घर नहीं लिखा होगा तो रांधा घर भी ऐड कर दीजिएगा। रांधा, अगर लाल बंगला नहीं पूछा तो रांधा घर पूछेगा। तो रांधा घर क्या है, तो उनका किचन है, इनको ये आग जलाते हैं। और सूनादाई उनकी क्या है, तो प्रमुख देवी है, इनसे ये डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भुंजिया जनजाति में जो सूनादाई है, सूनादाई की जो उनकी बेटी थी, उसको किसी महिला ने चुरा लिया था, और वो महिला कोई रंगीन कपड़ा पहनी थी। तो इसीलिए इनसे बचने के लिए भुंजिया जनजाति की जो महिला वो हमेशा सफेद साड़ी पहनती है,
तो याद रखिएगा, ये ऐसी जनजाति है जिसकी महिलाएं हमेशा आपको सफेद वस्त्र पहने हुई, सफेद साड़ी पहने हुई नजर आएगी। तो जनजाति कौन सी है? भुंजिया। और भुंजे अलावा आपको एक और जनजाति यहां मिलेगा, गरियाबंद में जाम क्या है तो कमार। ठीक है, तो एक जनजाति क्या है? कमार। ये दोनों बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है। कमार जनजाति, बुदरजिया, मकाड़िया, जैसे हम पढ़ेंगे। मकाड़िया वो जो बंदर खाते हैं, तो ये हम तब पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे तो जनजाति जीवन पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको पूरे 42 के 42 जनजाति डिटेल में एक एक अंदर अंदर की चीजें, जैसे कि पिछले पिछले पीएससी में एक क्वेश्चन आया था, कवर जनजाति को क्या बोलते थे? पैक मतलब पैकरा। किसी किताब में लिखा नहीं था, इसके बाद वो किताब में ऐड हुआ, लेकिन हमारे कोचिंग में, हमारे संस्था में वो 4 साल से पढ़ रहे हैं पैक। ठीक है, कई लोग तो पैक विद्रोह से इसको मतलब रिलेट कर दिए थे। तो जो भी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है मेरे से, मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आपका सब्सक्रिप्शन मुझे दिखेगा। नहीं दिखेगा तो ये 1-2 वीडियो मैं बनाने वाला हूं, उसके बाद मैं ये बंद करने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सामने जब आप इसको शेयर करोगे और प्रॉपर्ली इसको शेयर करोगे तभी जाकर मेरा अगला वीडियो बनेगा, अन्यथा ये वीडियो नहीं बनने वाला। तो टिल देन, थैंक यू, धन्यवाद।